जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अमेरिका एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसने किसी देश के ऊपर सैंक्शन इंपोज किया है, बल्कि वो इस बार इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि उसने एक देश के ऊपर हमला किया। उस देश के राष्ट्रपति को उसी के घर से उठाया, बल्कि ना सिर्फ राष्ट्रपति को उठाया, उनकी धर्मपत्नी को भी उठाया और गिरफ्तार कर अपने देश ले आया। यह देश का नाम है वेनेजुएला। और जिस तरीके से माहौल गर्म हो रहा है ना, साउथ अमेरिका में भी एक नया फ्रंट जल्द ही पूरी दुनिया को देखने वाला है। कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है, नया फ्रंट तैयार हो रहा है। और आपको समझना होगा, अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर सिर्फ यह कहते हुए हमला नहीं किया कि वेनेजुएला अमेरिका में नारकोटिक टेररिज्म कर रहा है, बल्कि सच्चाई यह है, जो कि सब जानते हैं, कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। गल्फ कंट्रीज के पास भी नहीं है इतना विशाल ऑयल रिजर्व है। सऊदी, वाउदी, कुवैत, इराक सब बहुत पीछे है। तो यहां पर अगर बात की जाए, भले ही बहाना नारकोटिक टेररिज्म का हो, एक्चुअली में अमेरिका वेनेजुएला के रिसोर्सेस पर अपना हक जमाना चाह रहा है, जो वो नहीं कर पा रहा था बहुत लंबे समय तक, जब तक वेनेजुएला में एक ऐसा राष्ट्रपति था जो अमेरिका की तानाशाही समझता था। लेकिन वही बात है, अमेरिका के पास भी अपने खुद के हथियार थे। उसने सैंक्शंस लगाए, स्ट्रेटेजी बदली, ट्रंप आए और आज उनने हमला कर दिया। इन सब चीजों का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसको थोड़ा अपन को समझना होगा। वैसे तो अच्छी बात यह है कि बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। भारत आजकल अमेरिका को सीरियसली लेता ही नहीं है। ट्रंप की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर भी अपन समझने का प्रयास करेंगे कि इसका इंपैक्ट भारत में क्यों नहीं पड़ने वाला है। पूरी मसला समझते, पूरी कहानी में आपको बताऊंगा, डिटेल में सारी जानकारी दूंगा। और अगर आज का आप द हिंदू आर्टिकल भी देखेंगे तो फ्रंट पेज पे भी यही कहानी है। इसके अलावा पूरा डिटेलिंग भी दी गई है कि भारत का प्रभाव क्यों नहीं पड़ने वाला है। तो आइए पूरा मसला समझते हैं, पूरी मैं आपको जानकारी देता हूं यहां पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि यहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। अगर आपको इसी तरीके के जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स चाहिए हमारे द्वारा, नेशनल न्यूज रिलेटेड अपडेट्स चाहिए हमारे द्वारा, या फिर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस रोज सुबह 8 बजे अटेंड करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस क्यूआर कोड को बस आपको स्कैन करना है, आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने जरूर मिल जाएगी। आगे बढ़ते, आज का द हिंदू आर्टिकल अगर आप उठाएंगे तो उसमें भी यही था कि माद्यूरो को वैसे भी न्यूयॉर्क की जेल में रखा गया है, साथ में उनकी धर्मपत्नी को भी रखा गया है। लेकिन जब स्थिति पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाली बनी वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया है। लेकिन एक्टिंग प्रेसिडेंट जैसे ही बने वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भी धमकी दे दी कि इफ रॉड्रिग्यूज डज नॉट डू व्हाट इज राइट, she will pay a bigger price than Maduro, says Trump। कहने का मतलब यह है कि जो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनी है वेनेजुएला में, अगर उन्होंने ट्रंप की शर्तों पर बातचीत नहीं करी, ट्रंप की शर्त नहीं मानी, ट्रंप के साथ नेगोशिएट नहीं करा, तो उन्हें इससे भी बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। अब इससे बड़ा एक्शन क्या होगा आप खुद इमेजिन करिए। एक देश के राष्ट्रपति जो अपने घर में थे, वहां पर यूएस आर्मी घुसती है, उस देश के राष्ट्रपति को उठाती है, उनकी बीवी को भी उठाती है और वापस ले आती है। तो इससे बड़ा कुछ एक्शन अगर कुछ हो सकता है तो यही होगा कि अमेरिका सीधे तौर पर वहां पर जाके हमला कर दे। और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो देखिए ये खतरे की बात है, और ये दुनिया के लिए क्लियर वार्निंग भी है, क्लियर मैसेज भी है कि अब जो पूरी दुनिया चलने वाली है वो सिर्फ ऐसे नहीं चलेगी कि आपको एक इमोशनल डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, बल्कि आपको एक क्लियर डिप्लोमेसी का यहां पर अटेंशन और एक प्रकार से क्लियर डिप्लोमेसी करनी ही पड़ेगी। यहां आप अटेंशन सीकर नहीं बन सकते, कहने का मतलब यह है। तो आपको पूरा मसला समझाते हैं। फिलहाल द हिंदू के आर्टिकल में यहां पर क्लियर वार्निंग दी गई है ट्रंप के द्वारा। और देखिए किस बुरी तरीके से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो है वो यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन में घूम रहे हैं। अब देखिए यूएस ने तो क्लियर एलिगेशन लगाया कि भैया वेनेजुएला हमारे देश में नारकोटिक्स टेररिज्म को बढ़ा रहा है। और जब नारकोटिक्स टेररिज्म की बात आती है तो यूएस ने इसके लिए देखिएगा 2019 से ही वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाना चालू कर दिया था। और याद रखिएगा 2019 से जब से यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगाना चालू किया है, तब से स्थिति बहुत ज्यादा गर्म आ गई थी। देखिए यहां पर नारकोटिक्स टेररिज्म कोई मसला है ही नहीं, एक्चुअली में नजर है सिर्फ वेनेजुएला के रिच रिसोर्सेस के ऊपर। और आपको एक चीज समझनी होगी कि ऐसा देश जहां पर वीक पॉलिटिक्स है, जहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, और जहां पर रिच रिसोर्सेस है, वहां पर हमेशा बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती ही है, क्योंकि वो हमेशा लाभ उठाते इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का। क्योंकि उनकी नजर उस देश के नागरिकों पर नहीं होती है, उस देश के पॉलिटिकल सिस्टम पे नहीं होती है, बल्कि उस देश के रिसोर्सेस पर होती है। और यहां पर अगर वेनेजुएला की बात की जाए
तो उसमें अनेकों रिच रिसोर्सेस है और हो सकता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी वहां पर अथाह मात्रा में मिल जाए। फिलहाल जो बात और जो लड़ाई चल रही है वो ट्रंप की तेल को पीने की चल रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वेनेजुएला अमेरिका की कंपनी को वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व पर हक जमाने नहीं दे रही थी, जिसके कारण अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी परेशान चल ही रही है। और वैसे भी देखा जाए तो अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, वो कभी भी अपने नागरिकों का नहीं सोचता। तो जब वो खुद अपने नागरिकों का नहीं सोचता तो फिर दूसरे के देश के नागरिकों का वो क्या ही सोचेगा। उसका सिर्फ एक एजेंडा रहता है, अगर हमारे रिसोर्सेस खत्म हो गए हैं तो हम नजर गड़ाएंगे दूसरे के रिसोर्सेस पर। और आपने देखा भी है जहां जहां अमेरिका शांति स्थापित करने गया है वहीं से आतंकवादी संगठन भी बने हैं। तो आइए पूरा इसको अगर आप बहुत डिटेल में समझेंगे ना तो यहां पर एक मसला यह भी निकल के आ रहा है कि क्या इन सब चीजों का प्रभाव भारत में पड़ने वाला है। तो आपको बता दें बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा 2013 तक भारत वेनेजुएला से अच्छा खासा ऑयल परचेस करता था, लगभग अगर बात की जाए तो $13 बिलियन का भारत वेनेजुएला से 2013 तक ऑयल परचेस करता था। 2015 आते आते तक ये कम हो गया और जब 2019 में अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन इंपोज किया तो फिर भारत ने भी वेनेजुएला से ऑयल परचेस करना कम कर दिया था। और आज जो स्थिति है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत सिर्फ 0.2% ही वेनेजुएला से भारत ऑयल इंपोर्ट कराता है। तो मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो 0.2% है ना, ये कुछ $1 मिलियन का ही है। और भारत 2019 से वेनेजुएला से ऑयल परचेस करना बंद कर चुका है, बहुत कम कर चुका है। बंद तो एकदम करेगा नहीं पूरे के तरीके से, लेकिन हाँ एक बात तो तय है कि अमेरिका ने अब जो भारत को धमकी दी है वो सेकेंडरी सैंक्शंस के ऊपर दी है। मतलब कहने का यह है कि भारत अगर वेनेजुएला के साथ ऑयल परचेस करते रहता है तो भारत के ऊपर और फर्दर सेकेंडरी सैंक्शंस को इंपोज कर दिया जाएगा। ऑलरेडी भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन इंपोज किए हुए है अमेरिका, वो भी देखा जाए तो ओवरऑल जो सैंक्शंस का अभी अपने पास परसेंटेज चल रहा है वो 50% के अप्रॉक्स चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर अगर 0.2% की बात की जाती है तो इससे बहुत भारी अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी भारत बहुत लंबे समय से अपने ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई करना चालू कर चुका है। और आपको मैं बता दूं कि भारत रिकॉर्ड अब जाकर रशिया से लगभग 6 महीने बाद रिकॉर्ड उसने ऑयल को इंपोर्ट किया है। अब देखा जाए तो अमेरिका रशिया से भी ऑयल परचेस करने के लिए मना कर रहा है, लेकिन भारत अगर हर एक बात अमेरिका की मानने लगेगा तो फिर काहे कि हमें सरकार की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ही फिर भारत में बैठ के सरकार चला सकते हैं। मतलब यहां पर अब बात आ रही है सोवरेनिटी की, संप्रभुता की। और देखिए भारत एक सोवरेन कंट्री है, भारत अपने डिसीजंस अपने निर्णय खुद ले सकता है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर बात है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की, क्योंकि भारत 150 करोड़ जनसंख्या वाला देश है और अगर भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा नहीं किया तो फिर भारत में भी वही सारी दिक्कतें आएंगी जो आज वेनेजुएला में आ रही है, जो आज दूसरे देशों में आ रही है। कहने का मतलब यह है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, है ना, और पूरा एक सिविल अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। और जो वैक्यूम जनरेट होगा उसमें एक ऐसी पपेट गवर्नमेंट आएगी जो फायदा पहुंचाएगी तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जैसे बड़े प्लेयर्स का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉशियस है भारत अभी हर एक नीति को लेकर, हर एक स्टेप को लेकर। कारण यही है कि भारत ने 2015 के बाद से और 2019 के बाद से और अमेरिका के सैंक्शन इंपोज होने के बाद से पूरे ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई कर दिया है। भारत चल रहा है अभी मल्टी अलाइनमेंट की तरफ। भारत चल रहा है अभी एक जो होता है ना कि किसी एक देश के ऊपर निर्भरता जो थी भारत की, वो पूरे तरीके से भारत खत्म करते जा रहा है। अलग अलग ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, अलग अलग देशों के साथ भारत यहां पर समझौते कर रहा है। और देखिए वेनेजुएला क्रूड ऑयल अकाउंटेड फॉर अबाउट 0.3% ऑफ इंडियाज टोटल इंपोर्ट in the current financial year. Since 2019, India has been cutting its import from Venezuela after the US sanctions. अब यहां पर जो फिगर है लगभग भारत और वेनेजुएला के बीच में जो ऑयल से रिलेटेड इंपोर्ट हो रहा है वो अप्रोक्सीमेट $255.3 मिलियन का है। और पहले की अगर बात की जाए 2013 तक की तो लगभग $13 बिलियन का भारत और वेनेजुएला के बीच में यहां पर ऑयल को लेकर एक एग्रीमेंट था, मतलब ट्रेड होता था। आप समझ सकते हैं कि पहले की बात कुछ और थी, अभी की बात कुछ और है। तो यहां पर अगर वेनेजुएला की बात की जाए तो देखिए वेनेजुएला खुद ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मेंबर नेशन है। अपने आप में वेनेजुएला की अगर बात की जाए तो वो गल्फ कंट्रीज के साथ खड़े होता है, बल्कि उसकी कद जो है ना काफी बड़ा है। लेकिन एक बहुत बड़ी यहां पर विडंबना है कि किसी देश के पास रिजर्व होने का मतलब ये नहीं है कि वो मालामाल हो।
क्योंकि रिजर्व होना और रिफाइन होना ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। वेनेजुएला के पास भले ही बहुत बड़ा रिजर्व है, लेकिन वो अपने इस रिजर्व पर जो भी ऑयल एक्सट्रैक्ट करता था वो ऑयल भेजता था चाइना को, और फिर चाइना उसे रिफाइन करके दूसरे देशों को भेजती थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसी प्रोसेस हो रही है तो अमेरिका तो फिर कतई चुप नहीं बैठने वाला। आखिरकार अगर आप चाइना को मौका दे रहे हो तो फिर अमेरिकन कंपनीज को क्यों नहीं दे रहे, और अगर अमेरिकन कंपनीज को नहीं दे रहे हो तो अमेरिका के पास तो फिर दूसरा रास्ता है, वो है फोर्सफुली आपके रिसोर्सेस पर हक जमाने का, और जो किया भी आज अमेरिका ने। और इसके पहले की अगर बात की जाए तो देखिए यूएस ने वेनेजुएला के साथ किया क्या क्या था। सबसे पहले उसने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, कहां पर, ऑयल के एक्सपोर्ट्स के ऊपर, बैंकिंग को लेकर, डॉलर ट्रांजैक्शंस को लेकर। इसके कारण वेनेजुएला की जो खुद की करेंसी थी वो इतनी खराब हो गई, इतनी डिवैल्यू हो गई, इतनी गिर गई कि एक टॉयलेट पेपर जैसी ही थी वेनेजुएला की करेंसी। इतना इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर चला गया। कारण यही था कि वहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इतनी क्रिएट हो गई थी कि सिविल अनरेस्ट हो गया था। और आपको ध्यान होगा डोनाल्ड ट्रंप खुद तो पीस अवार्ड ले नहीं पाए, नोबेल पीस अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को तो खुद मिला नहीं, तो उन्होंने एक और बहाना ढूंढ लिया कि क्यों ना मैं उसी देश के ऊपर हमला कर दूं जहां पर नोबेल पीस प्राइज गया है। अभी वेनेजुएला के जो विपक्ष के नेता है जिनका नाम है मारियाना मेकाडो, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2025 में। अब डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या, उसी देश पर हमला कर दिया जहां पर नोबेल पीस प्राइज पहुंचा है। अब आप समझ सकते हैं कि पहला तो उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर बनाया, उसके बाद एनर्जी डिप्लोमेसी की, किस तरीके से कि सिर्फ सिलेक्टिव यूएस कंपनी को ही वहां पर रिजर्व पर हक था वेनेजुएला के, लेकिन बाकियों को नहीं था, जिसके कारण अमेरिका में एक बड़ा बदलाव हो रहा था। डिमांड चली थी कि वेनेजुएला के लिए कुछ करिए, और इसके साथ वहां के अपोजिशन को अमेरिका ने लगातार सपोर्ट करना चालू किया। यह बोला कि अभी वेनेजुएला में जो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अनडेमोक्रेटिक है, इसलिए फेयर इलेक्शन कराना चाहिए बैलेट पेपर के आधार पर। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा खिलाड़ी है। और एक प्रकार से जो कहावत चलती है ना कि अमेरिका जैसा जो दोस्त है वो किसी दुश्मन को भी ना मिले, ये बिल्कुल सच बात है अमेरिका के केस में। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा था इतनी सारी चीजें करने का, या तो रेजाइम चेंज हो जाए या फिर एक ऐसी गवर्नमेंट बन जाए जो अमेरिका के कहने पर चले। अब हुआ बिल्कुल उल्टा, ये सब चीजें हुई नहीं तो अमेरिका ने आज क्या किया, मिलिट्री इंटरवेंशन किया, डायरेक्ट प्रेसिडेंट को ही उनके घर से उठवा दिया। ऐसी चीज हम भारत में बहुत बार सुनते हैं, खासकर दबंग वाले क्षेत्रों में। देखिए यहां पर अब वेनेजुएला क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है दुनिया में अगर सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, इवन एक्सप्लोर्ड ऑयल रिजर्व है, तो वो वेनेजुएला के पास है। लेकिन देखिए ऑयल रिजर्व एक्सप्लोर्ड है, प्रूवन है, पता है कि कहां कहां है, लेकिन तो भी वेनेजुएला खुद वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें वो उस ऑयल रिजर्व में जो क्रूड ऑयल निकल रहा है उसको रिफाइन करके दूसरे देश में बेचा जाए। फायदा कौन उठाया यहां पर? चाइना। और ये बात नहीं सही गई किसको? अमेरिका को। तो अब आप समझ सकते हैं कि जहां तेल वहां अमेरिका, और जहां तेल वहां बड़े प्लेयर्स। अगर वो देश खुद उसका फायदा नहीं उठा पाएगा तो फिर बड़े प्लेयर्स वहां पर आके अपना पूरा एक जो इंटेंशन होता है उनका वो पूरा करते ही है। मतलब फायदा उठाते हैं वो खुद का और उस देश के रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट कर देते हैं। अब देखिए ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी जो क्राइसिस चल रहा है उसमें यूएस की काफी बड़ी डिमांड है, यूएस के ऊपर ऑलरेडी बहुत कर्जा आ चुका है। तो देखिए ये क्रूशियल है किसके लिए? यूएस एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, स्पेशली आफ्टर टेंशंस विद रशिया। जिस तरीके से रशिया के साथ टेंशन एस्केलेट होते जा रहे हैं अमेरिका के, उसको भी जरूरत है कि उसके जो एक एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर उसका कंसर्न है वो पूरा हो जाए। वो सिर्फ आज के डेट में वेनेजुएला कर सकता है, क्योंकि अगर दूरी की बात की जाए तो बिल्कुल पड़ोस में ही है। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, अगर आप वेनेजुएला और अमेरिका की देखेंगे तो बिल्कुल आस पड़ोस में ही है। अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में है तो वेनेजुएला आपका साउथ अमेरिका में सबसे ऊपर की तरफ है, नदर्न साइड। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। और देखिए ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक बैटल ग्राउंड तैयार हो चुका है अब, जहां पर यूएस, रशिया, चाइना आने वाले टाइम में तीनों मिलेंगे। अगर वेनेजुएला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखिए जहां पर बात करते हैं अपन वेनेजुएला की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की, तो देखिए वेनेजुएला एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है जो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एसेट साबित हो सकता है। क्योंकि जिस देश के पास अतः रिसोर्सेस है और वहां पर अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो जाहिर सी बात है अगर अमेरिका इसका फायदा नहीं लेगा तो उसका कोई दुश्मन देश ले लेगा, जिसमें चाइना आता है, रशिया आता है। तो अगर इस चीज का फायदा अमेरिका नहीं उठाता तो फिर हो सकता है कि अमेरिका के हाथ से पूरी चीजें चली जाती। इस कारण यही है कि वेनेजुएला को सिर्फ एक देश नहीं बोला जा रहा है, बल्कि एक ऐसा जियोपॉलिटिकल एनर्जी असेट बोला जा रहा है जिसमें हर एक बड़े प्लेयर की आज के समय में नजर गड़ी हुई है। अब आगे देखिएगा भारत के लिए इन सब चीजों में भारत कहां है, भारत कैसे फिट बैठता है, भारत के साथ क्या होने वाला है। तो देखिए हो सकता है कि जो बचा कुचा हमारा ट्रेड हो रहा था वेनेजुएला के साथ उसके ऊपर अमेरिका सैंक्शंस लगा दे। तो ये छोटा सा जो सैंक्शन है ना,
ये बिल्कुल मामूली मात्रा में भारत को हर्ट कर सकता है, बहुत मेजर चेंज नहीं ला सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2019 के बाद वेनेजुएला के साथ अपने जो ट्रेड रिलेशंस थे वो बिल्कुल जीरो कर दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट भारत पूरी कर भी रहा है वो ना के बराबर है, क्योंकि जो सबसे बड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आज के समय में भारत अपनी खुद की पूरी कर रहा है वो कर रहा है सबसे टॉप में रशिया के साथ। अप्रोक्सीमेट 30 से 35% हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट आज के समय में रशिया के साथ पूरी कर रहे हैं, और ये रिकॉर्ड 7 मंथ हाई है। आज द हिंदू में इससे भी रिलेटेड आर्टिकल आया है। सेकंड नंबर पर आ चुका है यूएस, लगभग 15% के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी अलग अलग ट्रेड रूट्स के साथ डाइवर्सिफाई करना चालू कर दिया है। ना हम पूरा निर्भर है रशिया के ऊपर, ना हम कभी पूरा निर्भर रहने वाले यूएस के ऊपर। कहने का मतलब यह है कि हम जो एक सोवरेन कंट्री है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट की ध्यान में रख रहे हैं कि हमारी फिलहाल एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी फिलहाल एनर्जी सिक्योरिटी क्या है, और उस तरह की सिक्योरिटी जो हमारे 150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को पूरी हो सकती है। कारण यही है कि सैंक्शन प्रेशर भले ही हो रहा है, लेकिन भारत को इतना घबराने वाली बात फिलहाल नहीं है। लेकिन भारत एक बहाना है, ये स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। कहने का मतलब यह है कि यहां भारत का नाम लेकर दूसरे देशों को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के साथ सबसे ज्यादा व्यापार अगर किसी देश का होता है तो वो होता है चाइना का। मतलब यहां पर अमेरिका चाइना को भी टारगेट करना चाह रहा है, रशिया को भी टारगेट करना चाह रहा है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो टर्की और ईरान को भी टारगेट करना चाह रहा है। अब यहां पर एक छोटी सी बात अपन समझते हैं कि क्या इंटरनेशनल लॉ है एंड क्या पावर पॉलिटिक्स है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका ने सारे इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल्स को ताक झांक कर दिया है, बिल्कुल बोलते ना बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, वही सिनेरियो है। क्योंकि बात की जाए अगर इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल्स की तो सबसे पहला आता है हर एक स्टेट की सोवरेनिटी, जिसकी रिस्पेक्ट हर दूसरे देश को करनी चाहिए। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो वहां के प्रेसिडेंट को ही उठवा दिया, तो फिर काहे की स्टेट सोवरेनिटी को मेंटेन कर पाया अमेरिका। दूसरी चीज, नॉन इंटरवेंशन की पॉलिटिक्स। हर एक देश नॉन इंटरवेंशन की पॉलिटिक्स रखता है किसी दूसरे देश में, ये इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल है। लेकिन यहां पर तो अमेरिका ने हमला कर पूरा एक इंटरवेंशन ऐसा क्रिएट कर दिया कि वो चाहता है कि या तो हम डायरेक्टली रूल करें, जो कि पहला उसका इनिशियल स्टेटमेंट था, या फिर हमारे द्वारा बैठाई गई सरकार रूल करे, जो हमारे लिए काम करे, जो हमें मौका दे अपने रिसोर्सेस पर काम करने का, उनको यूज करने का, एक्सप्लॉइट करने का इनडायरेक्ट वे में। देन यहां पर आता है यूएन का अथॉराइजेशन। कुछ इस तरीके का आक्रमण करना ये तभी आप कर सकते हैं जब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आपको ऑथराइज किया गया हो। लेकिन यहां पर देखिए कोई भी इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया ग्राउंड रियलिटी पर, सबको बाईपास किया गया, सबको वायलेट किया गया, सबको एक्सप्लॉइट किया गया। ये सीधा सा बताता है कि अभी जो एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है वो बदलते जा रहा है पावर बेस्ड जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो में। मतलब अब बात आ रही है यहां पर सिर्फ उन देशों की जो शक्तिशाली है, डेवलप्ड है, और जो सैंक्शंस के माध्यम से भी हर एक छोटे देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पावर बेस्ड जियोपॉलिटिक्स की तरफ दुनिया जा रही है, इससे हर एक देश को खतरा है। विशेषकर उन देशों को खतरा है जिनके पास पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, जिनके पास पॉलिटिकल विल की कमी है, जिनको जियोपॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है। कहने का मतलब यह आपने देखा होगा कि भारत के आस पड़ोस के देशों में भी कुछ बहुत ही तेज तरीके से जेन जी ने प्रोटेस्ट किया है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भारत का जेन जी कभी भी इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं करने वाला, क्यों? क्योंकि उसको जियोपॉलिटिक्स का नॉलेज है। एक से एक यूट्यूब में भी ऐसे हमारे टीचर्स हैं जो जियोपॉलिटिक्स के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा हमारे युवाओं को एनलाइटमेंट कर रहे हैं, एनलाइट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए भी हमारे देश के जेन जी को छेड़ना। अब बात करते हैं कि अब वेनेजुएला जो बन चुका है ना, वो एक प्रॉक्सी एरिना बन चुका है। कहने का मतलब है यहां पर यूएस सैंक्शन कॉर्पोरेशन डिप्लोमेसी कर रहा है, चाइना लोन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म एनर्जी डील कर चुका है, और रशिया की बात की जाए तो वो वेनेजुएला में मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाना चाह रहा है और ऑयल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। अपने आप में ये एक ऐसा एरिना तैयार होने वाला है जहां पर आपको तीनों ही बड़े प्लेयर्स देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में, रशिया, चाइना, अमेरिका। और कुछ इस तरीके का पैटर्न आपने अभी देखा भी है। कहने का मतलब यह है यूरोप में यूक्रेन और रशिया के वॉर में आपने देखा, मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच में जो चल रहा था उसके बीच में देखा, और अब एक नया फ्रंट तैयार हो रहा है कहां पर? साउथ अमेरिका में, अमेरिका और वेनेजुएला के नाम पर। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस पूरे मसले में क्या सोचना है।